जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि दिल्ली का चुनाव महत्वपूर्ण है। खैर, महत्वपूर्ण तो हरियाणा का चुनाव भी था, महाराष्ट्र का भी था, झारखंड का भी था, जम्मू एंड कश्मीर का भी था। लेकिन आपने देखा कि जनता की अपेक्षाएं कुछ और थी और रिजल्ट कुछ और आया। अब दिल्ली के चुनाव में क्या होने वाला है, इसका विश्लेषण तो हम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन 3 इंडिकेटर्स आए हैं, संकेतक आए हैं। इन संकेतकों का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। पहला संकेतक है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि कैसे उनके कार्यकर्ताओं को और उनके समर्थकों को भारतीय जनता पार्टी के लोग धमका रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनको आतंकित कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये इन लोगों ने कहा। अच्छा, इस बात पे विश्वास करें न करें, ये मेरे को तो इसलिए विश्वास करना पड़ेगा कि मैं हरियाणा में रहता हूं और मैं इसका खुद भुक्तभोगी हूं, क्योंकि मैं बिल्कुल खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी का आज के तारीख में विरोधी हूं। जब अटल जी की सरकार थी तो मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक था, और जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी तो मैं कांग्रेस का विरोधी था, और जब मैं बच्चा था 20-22 साल की उम्र तक तो मैं लोहिया का और समाजवादी पार्टी, क्या उस समय संसोपा होती थी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, डॉक्टर लोहिया की, मैं उसका समर्थक था। लेकिन आज के तारीख में मैं भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का विरोधी हूं। तो जो बात अरविंद केजरीवाल और आतिशी कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं इसका भुक्तभोगी हूं। मैंने भी धमकी पाई है, मैंने भी मारने की धमकी ली है, जबकि मैं सीनियर सिटीजन हूं, मुझे मारने की, और एक शिक्षक हूं, एक निर्धन ब्राह्मण हूं, एक सनातनी हूं, इसके बावजूद मुझे मारने की धमकी दी गई, खुलेआम दी गई, गुंडे बदमाशों द्वारा दी गई, कईयों की प्रेजेंस पे दी गई। क्यों? क्योंकि इसलिए कि मुझे डराया जाए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना छोड़ दूं। खैर, मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं तो समाजवादी हूं, लोहियावादी हूं, गांधीवादी हूं, जयप्रकाशवादी हूं। तो मैंने विरोध को दरकरार किया, दरकिनार किया, और मैं विरोध करता रहा और डरा नहीं, जाना छोड़ दिया कि कहीं गुंडे बदमाश कहीं पीट पाट दें तो बड़ा बुढ़ापे में कष्ट होगा। लेकिन जो आतिशी और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, ये हर स्टेट के अंदर हो रहा है। गुंडे बदमाशों को खुलेआम भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया है, लोगों को आतंकित करने के लिए और लोगों में दहशत फैलाने के लिए, और लोग डरे हुए हैं। अच्छा, जो पैसे वाले हैं, जो बिल्डर्स हैं, जो रियल एस्टेट वाले हैं, उनको बेचारों को अपना धंधा चलाने के लिए पुलिस की और एडमिनिस्ट्रेशन की और सत्ता की जरूरत होती है, तो उनकी मजबूरी है कि उनका साथ दें। कुछ लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, कुछ लोग गुंडागर्दी नहीं कर रहे, लेकिन जो कर रहे हैं वही काफी हैं, पढ़े लिखे और समझदार लोगों को डराने के लिए। मुझे भी डराने का प्रयास हुआ था, खैर मैं डरा नहीं, मैं परेशानी में रहा और आज भी मैं थ्रेट में हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं अपनी बात कहता रहा। खैर, ये नंबर 1 जो आतिशी और अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नंबर 1। नंबर 2, जो आज अरविंद केजरीवाल ने घोषणाएं की हैं मिडिल क्लास के लिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल क्योंकि इंजीनियर हैं और आईटी खड़गपुर के पढ़े हुए हैं और इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अफसर रहे हैं, बुद्धिमान तो हैं, बुद्धिमान तो हैं, मतलब स्ट्रेटेजिकली तो ही इज राइट। उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो जानते हैं कि जो बजट आने वाला है 1 फरवरी को, वो केंद्र सरकार द्वारा आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी के निर्मला ताई द्वारा आने वाला है। तो उन्होंने जो 60 अपनी वादे रख दिए हैं मिडिल क्लास, और आप जानते हैं लोअर क्लास इसलिए संघर्ष नहीं कर सकता कि बेचारा अपनी जरूरत पूरे करने के लिए ही संघर्ष कर रहा है। सुबह रिक्शा उठा के निकल लेता है, रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, मजदूरी करता है, वो बेचारा कहाँ इतना टाइम है कि अपनी जो उसकी दिहाड़ी है उसको छोड़ के वो संघर्ष करे। जो बहुत रिच क्लास है, जैसे पहले मैंने बताया कि वो रिच क्लास जो है वैसे ही सत्ता का विरोध नहीं कर सकता, इनकम टैक्स है, ईडी है, सीबीआई के डर से वो सत्ता के साथ रहता है, या अंदर अंदर चाहे वोट किसी को दे, लेकिन बाहर से दो से दिखाना पड़ता है कि वो भारतीय जनता पार्टी है, और पिछले 10 साल से तो बहुत ज्यादा दिखाने पड़ रहा है। तो थोड़ा बहुत जो वोकल होता है वो मिडिल क्लास होता है। हम जैसे लोग वोकल हो जाते हैं इसलिए कि पैसा बहुत ज्यादा होता नहीं, डर बहुत ज्यादा होता नहीं, और हमारे पास टाइम भी है क्योंकि अब तो रिटायर्ड लाइफ है। तो जो अरविंद केजरीवाल ने 7 आश्वासन दे दिए हैं। अच्छा, ये 1 तारीख को बजट आएगा। अच्छा, 1 तारीख को बजट आएगा और उसके ही 4 दिन के बाद इलेक्शन हो जाएगा। तो जो अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास को कहा है कि ये होना चाहिए, और ये सब मिडिल क्लास के लोग चाहेंगे, ये सब सीनियर सिटीजन चाहेंगे, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है बात तो सही कही है, ये आवश्यकता तो सब लोग महसूस कर रहे हैं।
अगर निर्मला ताई इसको कर देंगी तो फिर अडानी जी की और 12-13 लाख करोड़ जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के ऋण माफ हो रहे हैं वो कैसे होंगे? तो वो कर तो पाएंगी नहीं, कर नहीं पाएंगी तो मिडिल क्लास का कोप का भाजन बनेगी और वो चुपचाप जाके आम आदमी पार्टी को, क्योंकि वही एक ऐसा वर्ग है जो थोड़ा सा रेजिस्ट कर सकता है, बिना बहस किए हुए अपना वोट जिसको चाहे दे सकता है। तो स्ट्रेटेजिकली बहुत अरविंद केजरीवाल हैज डन द राइट थिंग और यही होना चाहिए था। तो उन्होंने जो 7 डिमांड्स रखी हैं वो एक आपने सुन ली होंगी, लेकिन एक एक करके दोबारा सुन लीजिए। पहली है कि एजुकेशन का बजट जो है वो 2% से बढ़ा के 10% कर दिया जाए। माने देश का तवज्जो और सरकार का तवज्जो जो है वो गरीब से गरीब और ऐसे लोगों का जो बेचारे एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनको एजुकेशन दिलाने के लिए सरकार को मदद करनी चाहिए और बजट जो शिक्षा का है वो 10% कर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये भी बिल्कुल सही बात है कि लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के और मिडिल क्लास के लोग आजकल ये बहुत ज्यादा परेशान है कि प्राइवेट स्कूल जब चाहते हैं अपनी फीस बढ़ा देते हैं, किताब कंपलसरी कर देते हैं, ड्रेस अपने कोड लगा देते हैं, दुनिया भर के खर्चे ठोक देते हैं। तो उन्होंने कहा ये प्राइवेट स्कूल की जो फीस है इस पे भी अंकुश लगाया जाए और जो ये मनमाना फीस चार्ज करते हैं उस पर रोक लगाई जाए। दूसरी डिमांड उन्होंने की कि हायर एजुकेशन पे सब्सिडी दी जाए, क्योंकि अगर केवल हायर एजुकेशन 20-20, 25-25 लाख की फीस होगी तो केवल अपर मिडिल और अपर क्लास के लोग पढ़ पाएंगे, मिडिल क्लास के लोअर इनकम ग्रुप के बच्चे हायर एजुकेशन से वंचित हो जाएंगे। और बात सही है, ये तो आज की तारीख में मिडिल क्लास के लोग फील भी कर रहे हैं कि अपने बच्चों को हायर एजुकेशन कैसे दिलाएं, इंजीनियरिंग MBA कैसे कराएं जहां 20-20 लाख की फीस है और नौकरी मिल नहीं रही है। तो उन्होंने कहा कि इसमें सब्सिडाइज किया जाए, ये भी मिडिल क्लास की मन को छूती है बात। तीसरी बात उन्होंने कही कि हेल्थ का बजट 10% कर दिया जाए और जो सीनियर सिटीजन हैं उनको मुफ्त चिकित्सा दी जाए और अच्छी क्वालिटी चिकित्सा दी जाए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग आज के तारीख में क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस बहुत महंगा है और उसमें GST भी ठोक रखा है, तो जो हम जैसे लोग हैं, मेरी जैसे 3 लाख के इंश्योरेंस पे 90,000 का तो प्रीमियम बनता है। अब 90,000 का प्रीमियम कहां से दूं 3 लाख के इंश्योरेंस के? तो आज तो मैं अनइंश्योर्ड हूं। तो अगर इंश्योरेंस में GST खत्म कर दिया जाए और हम लोगों की मुफ्त चिकित्सा जैसे राजस्थान के अंदर गहलोत साहब ने की थी, अगर वैसे की जाए तो ऑब्वियसली ये भी मिडिल क्लास और सीनियर सिटीजन को आकर्षित करता है। इसके बाद इनकम टैक्स की जो लिमिट है वो 7 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दी जाए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई अब महंगाई तो बढ़ ही रही है, तो अगर लिमिट वही रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी इनकम तो बढ़ी नहीं और टैक्स बढ़ गया, तो आपकी टेक होम सैलरी तो कम हो गई, आपकी परचेजिंग पावर तो कम हो गई। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा कि जो सीनियर सिटीजन हैं उनको जो रेलवे में कंसेशन मिला करता था 50% का, जो मोदी सरकार ने बंद कर दिया था, उसको रिस्टोर किया जाए और जो बाकी सीनियर सिटीजन्स के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए और मिडिल क्लास के लिए कि उनको अच्छी एजुकेशन मिले और उनको अच्छा मेडिकल सपोर्ट मिले और जनता को जिन आर्थिक समर्थनों की आवश्यकता है वो किया जाए। तो इसके लिए बजट अभी 10 दिन के बाद आने वाला है, उसमें मिडिल क्लास को, सीनियर सिटीजन को सुविधाएं दिलाई जाए। तो अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल सही टाइम पे ये बात बोलकर एक चुनौती पेश कर दी है निर्मला ताई की। और मैं जानता हूं निर्मला ताई कर तो पाएंगी नहीं, कर इसलिए नहीं पाएंगे, देना तो उनको अपर इनकम ग्रुप को है, उन्हें रिच क्लास को देना है, पूंजीपतियों को देना है। अगर मिडिल क्लास को और सीनियर सिटीजन को दे देंगे तो अपर क्लास को और पूंजीपतियों के ऋण कैसे माफ होंगे, उनको सुविधाएं कैसे मिलेंगी, उनको बंदरगाह और एयरपोर्ट कैसे दिए जाएंगे? तो उनके, लेकिन केजरीवाल ने जो करना था वो कर दिया। ये दूसरी बात है कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या आता है, कि चुनाव आयोग तो आप जानते ही हैं, उनकी निष्पक्षता के बारे में आपको पता ही है। 5 बजे के बाद कैसे वोट पड़ते हैं, कैसे लिस्ट से नाम काटे जाते हैं, जोड़े जाते हैं, वो सब आपको पता है। अच्छा, तीसरी घटना ये राजू दास है, एक बहुत बड़े अपने को संत कहते हैं, गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, आपको सनातनी कहते हैं। उन्होंने भी उन मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ अनाप शनाप बातें बोली हैं जिनको मोदी जी ने परम पद्म विभूषण दिया है। माने जिन्हें मुलायम सिंह यादव जी को कहते हैं कि उन्होंने कार सिखों की हत्या कराई थी, उन मुलायम सिंह यादव को जी तो मोदी जी ने पद्म भूषण दिया है। तो मोदी जी ने जिनको पद्म भूषण दिया उनके खिलाफ अनर्गल बातें कर रहे हैं राजू दास जी, और अपने को ऐसा संत कहते हैं जो कई बार घोषित कर चुके हैं गंगा के अंदर समाधि ले लेंगे। समाधि लेते तो है नहीं, बार बार अपने वादे से मुकर जाते हैं। खैर, लेनी भी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन अगर वादा करो तो भैया पूरा करो। हम लोग तो इस तरह की अनर्गल बात करते नहीं। जैसे वो शहजाद पूनावाला ने कह दिया कि साहब आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जाके भूख हड़ताल करूंगा, फिर माफी मांग के भूख हड़ताल छोड़ दी उन्होंने।
राजू दास बार बार कहते हैं कि मैं वो करूंगा, जल समाधि लूंगा, और लेते नहीं है। तो भाई असली पॉइंट ये है कि आज के तारीख में अरविंद केजरीवाल जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का माहौल हरियाणा के अंदर मैंने अपनी आंखों से देखा है और जो मैंने भुगता है, उसके हिसाब से आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल दबंगई का माहौल बनाया हुआ है, गुंडागर्दी का माहौल बनाया हुआ है, और शरीफ आदमी बाहर निकलने से डर रहा है। तो ऐसे समय में न तो अपर इनकम ग्रुप लड़ पाएगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, न लोअर इनकम ग्रुप लड़ पाएगा। अगर कोई ग्रुप लड़ सकता है, स्ट्रेटेजिकली लड़ सकता है और समझदारी से लड़ सकता है, और जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा वोट बैंक है उसको अट्रैक्ट करने के लिए जो अरविंद केजरीवाल ने ये चाल चली है, या जो स्ट्रेटेजी अपनाई है, या जो नीति अपनाई है, या जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, मेरे ख्याल से ये सही है। और अंत में देश का लोकतंत्र बचना चाहिए, संविधान बचना चाहिए, और ऐसी सरकार सत्ता में नहीं आनी चाहिए जो संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू करना चाहती है और दलित, आदिवासी और ओबीसीज और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय करना चाहती है। ऐसी सरकार ना बने, हमारी केवल यही कामना है और यही हम शुभकामनाएं देते हैं। अब देखेंगे जब इलेक्शन का रिजल्ट दिल्ली का आएगा तो क्या होगा, कितनी हेरा फेरी होगी, कितना निष्पक्ष होगा और क्या रिजल्ट आएगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।